नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में एसएससी दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी 2023-24 एग्जाम स्पेशल करंट अफेयर्स का एक और ट्रेंडिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि 2023 में एसएससी के एग्जाम्स में सभी एग्जाम्स में बार बार प्रत्येक शिफ्ट में रिपीट हुआ है। और ये टॉपिक है आने वाले एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी 2024 एग्जाम्स के लिए रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो वो टॉपिक है, आपके सामने रिवील कर देते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण स्पेशल, इसके 5 की रिपोर्ट से बार बार अलग अलग डाटा से सवाल पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, शॉर्ट में बोले तो NFHS। तो NFHS की टोटल जो 5 की टोटल रिपोर्ट है, डाटा है, वो आपके सामने रखूंगा, जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। लिंगानुपात हो गया, साक्षरता हो गया, प्रजनन दर हो गया, इनसे बार बार सवाल रिपीट होते हैं। तो पूरा डाटा अपन देखेंगे संक्षिप्त रूप से। यहाँ पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो डाटा कवर करेंगे। बाकी वैसे ओवरऑल डाटा बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको जानना आवश्यक है। इसके लिए डाटा को संकलन करने में थोड़ी मेहनत लगी। एफर्ट के लिए लाइक कर देना। न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा @ट्रेंड जीके, वहाँ से आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। 2,61,000 ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, वो कंटेंट का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जैसे कि शुरुआत करते हैं, बात हो रही है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS। तो इसकी शुरुआत हुई है 1992-93 से। अब तक टोटल 5 रिपोर्टें आई है 92-93 से। तो 1992-93 को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की पहली रिपोर्ट जारी की गई थी। सेकंड रिपोर्ट आई है 1998-99, और थर्ड जो NFHS की रिपोर्ट आई है 2005-06 को। चौथी आई है 2015-16 को, यानी 19-21 से पहले 15-16 को आई थी। और पांचवी रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, वो 2019-21 को। ये रिपोर्ट है 2022 में आई थी। तो करंट अफेयर्स का इसके बाद कोई लेटेस्ट रिपोर्ट आई नहीं है, तो ये एक तरीके से सदाबहार टॉपिक हो गया आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप कहेंगे ये डाटा वगैरह कौन कलेक्ट करता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का? तो भारत सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है ना, तो स्वास्थ्य है क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हेल्थ से संबंधित है, तो स्वास्थ्य हो गया, और फैमिली है तो परिवार, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है नाम से। आपका इजीली ये कह सकते हो कि कौन इसका डाटा मंत्रालय कौन सा है। और साथ ही साथ यहाँ पर मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान है, वो नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है इसके डाटा के लिए। और इसको फंड कौन करता है? तो वित्त पोषण है अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी यानी USAID, बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ, UNFPA, और जो भारत सरकार का फैमिली परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये वित्त पोषित है। अब देखिए, आप कहेंगे इसमें कितने राज्य शामिल किए जाते हैं? जैसे कि ये लेटेस्ट 2019-21 वाला पांचवा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। इससे पहले चौथा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था ना, उसमें 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी सभी स्टेट और यूटी कवर किए गए थे। पहली बार केंद्र शासित प्रदेश को इंक्लूड किया गया। इससे पहले राज्यों में ये डाटा लिया जाता था, जैसे 1992-93 या फिर पहला, दूसरा, तीसरा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ ना, केवल राज्यों का डाटा लिया जाता था, केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड नहीं थे। तो पहली बार सभी 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय इंक्लूड किए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में। और पांचवा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये 2019 से 21 की अवधि का है। अब डायरेक्टली बात करते हैं इस पांचवें सर्वे के बारे में। बात करें उससे पहले आपके लिए बेहतरीन डील है। उम्मीदों की किरण सेल टेक्स्ट बुक की तरफ से 6 से 10 नवंबर के मध्य लाइव है। न्यू कैंडिडेट जो मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े, या फिर ऑलरेडी आप टेक्स्ट बुक यूजर हो और अपने पास को रिन्यू कराना चाहते हो, तो अभी आपके पास मौका है। TTG के कूपन कोड यूज़ करके 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा डिस्काउंट, और आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो 449 रुपये में ये डील ग्रैब कर सकते हो। पास प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम्स हुए, टेक्स्ट बुक का मतलब पास का अर्थ यही हुआ कि सभी 700 एग्जाम, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स होते हैं, लगभग 700 के आसपास, एक पास ले लो, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट उसी पास में आपको मिल जाएगा। वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, क्योंकि पास प्रो में प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाते हैं मॉक फॉर्म में। तो प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक टेस्ट के रूप में अटेम्प्ट कीजिएगा, उसका एनालिसिस कीजिएगा, पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको आंसर मिलता है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है, समय रहते सुधार करते हुए यदि आप तैयारी करते हो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से, ईजिली आप सिलेक्शन ले सकते हो। कंटिन्यूटी के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो टेक्स्ट बुक पास अभी जो न्यू कैंडिडेट जुड़ना चाहते हैं SSC GD वगैरह एग्जाम्स के लिए, TTG के कूपन कोड यूज कर लेना। अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, 10 नंबर से पहले पहले आप इसको ग्रैब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बात करते हैं पांचवा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की।
अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई इसकी नोडल एजेंसी है। और जो NFHS 5 है यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, ये अभी वर्तमान में सभी राज्य 28 राज्य और 8 यूटी हैं, टोटल 36 राज्य और यूटी के 707 जिलों को कवर करता है। कितने जिले? 707 जिले। और कितने परिवारों का डाटा इन्होंने कलेक्ट किया है? तो 6.37 लाख एज ए प्रतिदर्श परिवार, यानी सैंपल के रूप में, सभी फैमिली इंक्लूड नहीं किए, सैंपल फैमिली इंक्लूड की है, उसी के आधार पर पूरा डाटा को यहाँ पर एवरेज आउट किया गया है। तो 6.37 लाख प्रतिदर्श परिवार में ये 707 जिलों में सर्वे किया गया। और इसमें टोटल कितने महिला और पुरुषों को अलग अलग यहाँ पर शामिल किया गया? तो इसमें 7,24,115 महिलाओं और 1,01,839 पुरुषों को यहाँ पर अलग अलग करते हुए जिला स्तर पर पृथक संग्रह अनुमानों को प्रदान करने के लिए शामिल किया गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 और 21 के बीच 2 चरणों में आयोजित हुआ। तो डायरेक्टली पहली बार डाटा नहीं इन्होंने प्रकाशित किया, 2 चरणों में इन्होंने डाटा निकाला, एक 19 की अवधि का, एक 21 की अवधि का। तो 19-20 का जो डाटा है ये पहले फेज में हुआ था। तो आपको पूछ ले कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें जो संस्करण में प्रथम फेज में कितने स्टेट शामिल थे? प्रथम फेज में 17 राज्य 5 यूटी यानी टोटल 22 राज्य और यूटी शामिल किए गए। और सेकंड फेज में कितने किए गए? बचे हुए यानी 14 यूटी और राज्य शामिल किए गए सेकंड में। तो इस प्रकार ये हो गए आपके 36 राज्य और यूटी। तो प्रथम फेज में 17 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश यानी 22 टोटल राज्य और यूटी हो जाएंगे। जो 12 दिसंबर 2020 को प्रथम फेज की इन्होंने प्रकाशित की रिपोर्ट, जो था दिवस सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को पड़ता है, इसी अवसर पर पहले फेज का डाटा इन्होंने रिवील किया। और सेकेंड फेज में 14 राज्य और यूटी शामिल थे। उसमें से कौन से आपको थोड़ा आइडिया लगे कि ये 14 तो ये थे सेकंड में, और फर्स्ट में इसके अतिरिक्त वाले थे। तो अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पर शामिल थे सेकेंड फेज में। इसके अतिरिक्त राज्य और यूटी वो फर्स्ट फेज में था। तो आपको पूछ ले सेकेंड फेज में कौन सा नहीं था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है इसमें क्या क्या मानक रहते हैं, कौन से डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से डोमेन के डाटा रहते हैं? तो यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में प्रजनन दर हो गई, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, प्रसवकालीन मृत्यु दर, किशोर प्रजनन स्वास्थ्य, उच्च जोखिम वाले यौन व्यवहार, सुरक्षित इंजेक्शन, तपेदिक मलेरिया, गैर संचारी रोग, घरेलू हिंसा, HIV ज्ञान, HIV से ग्रसित लोगों के प्रति दृष्टिकोण सहित स्वास्थ्य से संबंधित कई मुद्दों को शामिल किया गया। और NFHS 5 में कुछ नए विषय ऐड हुए, जैसे पूर्व स्कूली शिक्षा, दिव्यांगता, शौचालय की सुविधा, मृत्यु पंजीकरण, मासिक धर्म के दौरान स्नान करने की पद्धति, गर्भपात के तरीके एवं कारण आदि शामिल किए गए हैं नए विषय। अब जो समग्र रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, ये मई 2022 में 5 की रिपोर्ट जारी की है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। अब देख लेते हैं ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से संबंधित जो 5 की रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट डाटा, जहाँ से बार बार एग्जाम में सवाल आते हैं। ऊपर आपने भूमिका देखी, जहाँ से यदि डायरेक्टली सीधा सवाल पूछ रहे तो आपको बता दिया। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है विभिन्न स्तरों पर लगभग 34 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिकेटर को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। 34 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो शामिल हैं। तो शुरुआती डाटा में आपका लिंगानुपात का डाटा देखते हैं। लिंगानुपात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑलरेडी एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। लिंगानुपात की बात करें तो 1020 बताया है कि अभी जो लिंगानुपात है ये जनगणना 2011 के अलावा की बात कर रहा हूँ। जो 2019-21 का डाटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, इसमें लिंगानुपात 1020 महिलाएं पर 1000 पुरुष, 1000 पुरुषों पर महिला कितनी? 1020, यानी लिंगानुपात में महिला ज्यादा। ग्रामीण लिंगानुपात इस सर्वे में निकल के आया 1037 महिलाएं पर 1000 पुरुष। और शहरी लिंगानुपात ग्रामीणों से कम है, तो शहरी कितना? 985 फीमेल, कितनी? 985 फीमेल पर 1000 मेल। तो ग्रामीण का ज़्यादा है लिंगानुपात, और शहरी में लड़कियां गर्ल्स कम है, बॉयज़ ज़्यादा है या फिर मेल ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रामीण लिंगानुपात 1037 और शहरी लिंगानुपात 985 है। ओवरऑल लिंगानुपात 1020 है। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। और बात करूं पिछले 5 वर्षों में जन्मे बच्चों के लिए जन्म के समय लिंगानुपात, यानी लास्ट 5 वर्षों में जो बच्चे जन्मे हैं उनके जन्म के समय कितना लिंगानुपात है? तो वो है 929। जन्म के समय लिंगानुपात का मतलब, जैसे बाद में लिंगानुपात देखते हैं तो हो सकता है कोई फीमेल है वो खत्म हो गई हो, मेल खत्म हो गया हो, तो उस केस में लिंगानुपात थोड़ा चेंज हो जाता है मोर्टेलिटी रेट के अकॉर्डिंग। और पिछले 5 वर्षों के जो बच्चे जन्मे हैं उसमें लिंगानुपात निकल के आया 929। लेटेस्ट का डाटा देखा गया पिछले 5 वर्षों में जो जन्म दर रही है
अभी लिंगानुपात कितना एक तरीके से लेटेस्ट 5 सालों का देखा तो 929 निकल के आया, यानी 1000 पुरुषों पर 929 फीमेल जन्म लेती हैं। 1000 पुरुष जन्म लेते हैं तो उसमें 929 फीमेल जन्म लेती है, 2000 टोटल यदि लेते हैं तो 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं निकल के आई पिछले 5 वर्षों में। ओवरऑल 1020 हैं और ग्रामीण 1037, शहरी 985। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे अभी 1020 है तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 में कितना था, तो वो था 991। ठीक है, अब देखते हैं साक्षरता का डाटा। साक्षरता का डाटा ये कलेक्ट करते हैं 15 से 49 वर्ष के एडल्ट का डाटा निकालते हैं, जो 15 से 49 वर्ष की आयु है। बाकी साक्षरता आपने 2011 की जनगणना देखी तो उसमें 7 वर्ष से अधिक का डाटा देखा जाता है साक्षरता में, वो साक्षर है या फिर नहीं है। तो इसमें 15 से 49 वर्ष का डाटा है। महिला साक्षरता इन्होंने बताया है 71.5%, और पुरुष साक्षरता बताया है 84.4%। तो महिला साक्षरता कितनी है, लगभग 72%, और पुरुष कितने हैं, 84%। तो 71.5% महिलाएं हैं, पुरुष हैं 84.5%। और महिला साक्षरता में ग्रामीण साक्षरता महिलाओं की है 65 और महिलाओं की शहरी है 83, और पुरुषों में ग्रामीण है 81 और शहरी है पुरुषों में 89। तो महिला का 71, पुरुषों का 84 है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डाटा। कम उम्र में विवाह का डाटा क्या कहता है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 सर्वेक्षण में शामिल 23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले हो गई है। तो यहाँ पर 18 वर्ष से कम आयु की महिलाएं जो विवाह करती है तो वो एक तरीके से इलीगल रहता है, और पुरुषों के लिए विवाह की उम्र 21 वर्ष है, महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। तो 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं जो विवाह कर रही है वो 23.3% है, और पुरुष जो 21 वर्ष से कम उम्र में विवाह कर रहे हैं वो 17.7%। तो महिला ज़्यादा है वो बाल विवाह के में शामिल हो रही है। कितनी, 23.3%, और पुरुष है 17.7%। ठीक है, तो ये याद रखना है, 23.5% और 17.5%। अब आप कहेंगे राज्यों का क्या रेट रहता है, तो कम उम्र में विवाह की उच्चतम दर हाईएस्ट बिहार और पश्चिम बंगाल में लोग कम उम्र में विवाह करते हैं। हाईएस्ट रेट निकल के आई बिहार और पश्चिम बंगाल में। कम उम्र में विवाह की न्यूनतम दर, सबसे कम दर कहाँ पर है जहाँ पर कम उम्र में विवाह एक तरीके से नहीं करते हैं, तो वो है जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु। ये वो स्टेट है जहाँ पर कम उम्र में विवाह अपेक्षाकृत कम करते हैं। जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु। हाईएस्ट बिहार पश्चिम बंगाल में करते हैं। त्रिपुरा में महिलाओं के विवाह में 33.1% है, 40.1%, और पुरुषों में 16.2% से 20.4% तक की सर्वाधिक वृद्धि हुई है महिलाओं के विवाह में। तो ये डाटा याद रखिएगा, महिलाएं 23.5% और पुरुष 17.5% कम उम्र में विवाह करते हैं, और सबसे अधिक बिहार पश्चिम बंगाल। अब देख लेते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर, यानी एक महिला के एवरेज कितने बच्चे होते, कहते हैं हम दो हमारे दो। तो एक महिला के एवरेज यहाँ पर 2 निकल के आया है कि एक महिला अपने प्रजनन काल में 2 बच्चों को जन्म दे रही है, ऐसा रेशियो है। भारत में कुल प्रजनन दर है, जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में निकल के आई थी 2.2। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 19-21 का डाटा कहता है कि ये टोटल फर्टिलिटी रेट हो गई 2, यानी कम हुई तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर ग्रामीण और शहरी प्रजनन दर की बात करूँ, शहरी प्रजनन दर है 1.6 बच्चे प्रति महिला, और ग्रामीण प्रजनन दर है 2.1 बच्चे। आपके पॉइंटों में कैसे बच्चे हो रहे, तो ये एवरेज निकल के आ रहा है। जैसे कि 4 महिलाओं ने 7 बच्चे पैदा किए हैं, किसी ने 2 किए, किसी ने 1 किए, तो इस टाइप से 7/4 करके एवरेज करेंगे तो पॉइंटों में ही आएगा। तो ये है आपका ग्रामीण में 2.1 प्रजनन दर, और शहरी प्रजनन दर है 1.6 बच्चे प्रति महिला। तो शहरों में अपेक्षाकृत कम बच्चे एक महिला है प्रजनन काल में जन्म देती है। पूरे प्रजनन काल की बात हो रही है। अभी टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया की चल रही है 2, ये ध्यान रखना है। ग्रामीण की 2.1 है इसमें, शहर की 1.6 है इसमें। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर 1992-93 में प्रति महिला थी 3.7 और अभी है 2.1। तो ये 1992-93 की तुलना करें तो शहरों में थी 2.7 और अभी हो गई है 1.6। भारत में 5 राज्य यानी हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कहाँ पर है, तो बिहार में है, लगभग 3 के आसपास है। एक महिला एवरेज 3 बच्चे अपने पूरे प्रजनन काल में जन्म देती है, तो बिहार में हाईएस्ट है। सेकंड यहाँ पर मेघालय, तो टॉप 5 राज्य बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश तीसरा है 2.35, झारखंड चौथा, पांचवा है मणिपुर। तो इनकी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से अधिक है। ऐसे 5 राज्य बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर, ठीक है। और भारत में सबसे अधिक प्रजनन दर आपने देखा बिहार और मेघालय में है, और सबसे कम प्रजनन दर है वो सिक्किम एवं अंडमान निकोबार में। सबसे कम टोटल फर्टिलिटी रेट है वो सिक्किम में है, ध्यान रखना कहाँ पर, सिक्किम में।
अब देखते हैं 15 से 19 वर्ष की महिलाओं के लिए किशोर प्रजनन दर कितनी है। किशोर प्रजनन का दर का मतलब ये हुआ कि जो महिलाओं की उम्र है कम है, यानी 19 वर्ष से कम उम्र में यदि महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं तो एक तरीके से वो किशोरी हुई। तो 15 से 19 आयु वर्ग की प्रति 1000 महिलाओं पर जन्म की संख्या, यानी 1000 टोटल महिलाएं देखें तो उसमें से वो 43 बच्चे हैं वो टोटल जन्म दे देती हैं। 1000 महिला हैं, ये कुल है, 1000 महिलाओं के द्वारा कुल 43 बच्चे हैं। तो प्रति 1000 महिलाओं पर 43 बच्चे हैं वो किशोर जन्म दे देती है 15 से 19 वर्ष की आयु में, यानी शादी की उम्र भी नहीं हुई एक तरीके से। यदि पहले शादी बाल विवाह हो गया उस केस में तो ऐसी 1000 महिला देखी गई तो उसमें देखे गए कि 43 बच्चे हैं सभी के टोटल काउंट किए, तो ये निकल के आया किशोर प्रजनन दर 43। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं मोर्टेलिटी रेट, देखते हैं बाल मृत्यु दर देखते हैं। तो बाल मृत्यु दर में भी यहाँ पर पहला तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है, यानी एक तरीके से कहेंगे आप नवजात मृत्यु दर। नवजात मृत्यु दर में यदि बच्चा 28 दिन 4 सप्ताह से पहले खत्म हो जाता है तो 1000 बच्चे देखेंगे, 1000 बच्चे जन्म हुए और उनमें से देखा गया कि 28 दिन से पहले कितने बच्चे खत्म हुए। तो यहाँ पर निकल के आई है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है नवजात मृत्यु दर, यानी 1000 बच्चों ने जन्म लिया है जिसमें से 4 वीक से कम उम्र में लगभग 25 बच्चे हैं वो खत्म हो गए, तो 24.9 निकल के आई न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। और इन्फेंट कितनी है, इन्फेंट का मतलब है शिशु मृत्यु दर, यानी यदि 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, किसी एक वर्ष की बात करते हैं, एक वर्ष में 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से एक वर्ष से कम उम्र में कितने बच्चे खत्म हो जाते हैं। यानी यहाँ पर शुरुआत में तो आपके न्यूनेटल में तो 28 दिन से कम उम्र में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, एक वर्ष में तो कितने खत्म हुए। इन्फेंट में किसी एक वर्ष में यदि एक वर्ष से कम उम्र की आयु में बच्चे ने 1000 बच्चों में देखा गया है जो एक वर्ष से कम आयु में खत्म हो गए हैं तो वो है 35.5, यानी 35.2 आप कहेंगे। तो 35.2 है इन्फेंट और नवजात मृत्यु दर 24.9 है। अंडर 5 और ज़्यादा है, यानी 5 वर्ष से शुरुआत में देखा गया 28 दिन, फिर एक वर्ष से कम उम्र में खत्म हो गए, फिर 5 वर्ष से कम उम्र में खत्म हो गए, वो है 41.9 लगभग 42 से। तो शुरुआत में 24.9 फिर 35.2 है आपके 28 दिन के बाद एक वर्ष, 5 वर्ष में 41.9 है। अब ये आपको बता दिया है क्या होता है इन्फेंट और न्यूनेटल। अब देखते हैं संस्थागत जन्म दर क्या है। संस्थागत जन्म दर का मतलब है घर पर बच्चा जन्म न लेकर कहीं हॉस्पिटल में हो रहा है, इंस्टीट्यूट में जन्म हो रहा है, इस प्रकार संस्थागत जन्म दर। पहले बच्चे हॉस्पिटल जाते ही नहीं थे, गाँव वगैरह में सीधा ही अपने घरों में ही प्रसव हो जाता था। संस्थागत जन्म दर है संपूर्ण भारत में संस्थागत जन्म की दर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के मुकाबले पहले 4 में थी संस्थागत जन्म की दर लगभग 79%। अभी ये बढ़कर हो गई है 89%, यानी 89% जो प्रसव होता है वो कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट में होता है, जिसमें ग्रामीणों में ये 87% जन्म संस्थाओं में किया जाया और शहरी क्षेत्रों में 94% जन्म है वो इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल वगैरह में हुए हैं। तो 94% शहरों में। ओवरऑल कितना है संस्थागत जन्म दर, वो है 89% इंस्टीट्यूट में जन्म होता है। पहले ये 79 था, इसको लगभग 10% बढ़ा और 89% हो गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में। और इनमें ग्रामीण और शहरों को अलग अलग देखो तो शहरों में 94% जन्म संस्थागत होते हैं और ग्रामीण में 87% जन्म होते हैं। और अधिकतम वृद्धि कहाँ पर हुई, तो संस्थागत जन्म में अधिकतम वृद्धि अरुणाचल प्रदेश में देखी गई, 27% वृद्धि देखी गई पिछले NFHS 4 से 5 के मुकाबले 27% वृद्धि सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में देखी गई। इसके बाद असम, बिहार, मेघालय वगैरह ये 10% से अधिक वृद्धि इन्होंने भी दर्ज की। हाईएस्ट अरुणाचल प्रदेश ने 27% संस्थागत जन्म दर में वृद्धि दर्ज की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, अरुणाचल प्रदेश 27%। अब देखते हैं टीकाकरण दर क्या है। भारत में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के 62% के मुकाबले 12 से 23 महीने की उम्र में 77% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया। तो कितने फीसदी बच्चे, 77% बच्चे हैं जिनका पूर्ण टीकाकरण हुआ है। बच्चे यानी 12 से 23 महीने के भीतर लगभग टीकाकरण हो जाता है 2 साल से कम। तो 12 से 23 महीने के भीतर 77% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया। तो ये है पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 में था ये 62% पूर्ण टीकाकरण, अभी हो गया 77%। तो यहाँ पर ये जो 77% है इसमें डाटा देखा गया है टीकाकरण कार्ड और मदर्स रिकॉल से। और केवल टीकाकरण कार्ड का डाटा देखें तो लगभग 84% बच्चे हैं जिनका पूर्ण टीकाकरण हो गया 12 से 23 महीने की उम्र में। लेकिन ओवरऑल समग्र डाटा कहता है कि 77% आपको ध्यान रखना है। और यदि अलग अलग कार्ड के आधार पर पूछे तो केवल टीकाकरण कार्ड से हुआ है लगभग 84% और दोनों ही कार्ड मदर्स रिकॉल कार्ड्स और टीकाकरण कार्ड से 77% के आसपास।
अब यहाँ पर नेक्स्ट अपना बात करूँ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 62% की तुलना में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 12 से 23 महीने की उम्र में 77% यानी 3/4 से अधिक बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण किया गया। बच्चों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज नागालैंड में 57% से लेकर दादर नगर हवेली और दमन दीव में 95% है। अब देखिए अब और 77% टीकाकरण है। हाइएस्ट जो टीकाकरण हुआ है वो हुआ है दादर और नगर हवेली DNDD में, दादर और नगर हवेली दमन दीव, ठीक है। तो दादर नगर हवेली दमन दीव में 95% टीकाकरण और नागालैंड में 57% सबसे कम। तो इस प्रकार सेकंड उड़ीसा में टीकाकरण सबसे अधिक एक तरीके से 91% राज्यों में उड़ीसा में टॉप, उसके बाद तमिलनाडु 89, फिर पश्चिम बंगाल 88। तो यहाँ पर अधिक टीकाकरण हुआ है। राज्यों में टॉप किया है 91% उड़ीसा, और यूटी में दमन दीव ने किया है 95% टीकाकरण, और नागालैंड में कम हुआ है 57% हुआ है। ओवरऑल अपने भारत का एवरेज 77 है, जिसमें नागालैंड में सबसे कम 57 है, सबसे अधिक दमन दीव 95 है। राज्यों में देखते तो उड़ीसा में टीकाकरण हाईएस्ट हुआ है, उसके बाद तमिलनाडु। अब देखते हैं दोस्तों स्टंटिंग और वेस्टिंग का क्या डाटा है। अब 2015-16 से 2019-21 में देश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग का मतलब है उम्र के हिसाब से बच्चों की ऊंचाई न बढ़ना। एक तरीके से स्टंटिंग का मतलब मैं बोलूँगा बोनापन है, ठीक है। उम्र बढ़ गई लेकिन हाइट नहीं बढ़ी। तो यहाँ पर स्टंटिंग का डाटा देखा गया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से नेशनल फैमिली 4 से 5 में क्या अंतर आया, तो 38% से घटकर 35.5% हो गया है। तो 2015-16 में स्टार्टिंग थी, 28% में बोनापन था, उम्र के हिसाब से हाइट कम थी। और ये दोस्तों 2019-21 में हो गया 35.5%। तो अभी स्टंटिंग की दर कितनी है, तो लगभग हाइट के अकॉर्डिंग उम्र है नहीं 35.5% की, 35.5% की उम्र हाइट के हिसाब से कम है, वो है स्टंटिंग, ठीक है। हाइट के हिसाब से कम उम्र है 35.5%, पहले थी 38%। अब ये स्टंटिंग शहरों में ज़्यादा है या फिर गाँवों में, तो शहरी क्षेत्रों में 30% है और ग्रामीण क्षेत्रों में 37% बच्चों में स्टंटिंग अधिक है। तो कुपोषण ज़्यादा है, इसलिए स्टंटिंग यहाँ पर गाँव में ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो 35.5 है, 37% ग्रामीण क्षेत्रों में स्टंटिंग है, ठीक है, और 30% है शहरी में। स्टंटिंग में भिन्नता पुदुचेरी में सबसे कम 20%, और मेघालय में उच्चतम है स्टंटिंग में भिन्नता 47%, हाईएस्ट मेघालय में और सबसे कम पुदुचेरी में। मेघालय में स्टंटिंग में भिन्नता सबसे अधिक है। मोटापा की बात करें तो महिलाओं में मोटापा है, अभी पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में था 21%, अभी बढ़कर 24% महिला में ओबेसिटी है, मोटापा है। और पुरुषों में बात करें तो 19% से बढ़कर हो गया 23%, यानी महिलाओं में मोटापा ज़्यादा है अपेक्षा कर, तो महिलाओं में है 24% और पुरुषों में है 23% मोटापा, ठीक है, ओबेस है। नेक्स्ट अपन देखते हैं गर्भ निरोधक प्रसार दर क्या है। देश में कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट यानी गर्भ निरोधक प्रसार दर, जिसे आप CPR बोलते हो, इसमें अच्छी वृद्धि हुई है। ये 54% से बढ़कर 67% लोग हैं कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करते हैं, गर्भ निरोधक का यूज़ करते हैं परिवार नियोजन के लिए। तो 54% से बढ़कर 67% हो गई है। कितनी हो गई है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट, गर्भ निरोधक प्रसार दर हुई है 67%। परिवार नियोजन की अधूरी जरूरतें 13% से घटकर 9% रह गई है, और 67% लोग गर्भ निरोधक का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आधुनिक गर्भ निरोधक पद्धति है, बात करें जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो आधुनिक वाले हैं, तो मॉडर्न में इसका उपयोग 53.5% महिलाओं जो कार्यरत नहीं हैं, और 66.3% महिलाएं जो काम पर जाती हैं वो प्रयोग लेती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। तो यहाँ पर जो काम नहीं करती हैं वो अपेक्षाकृत कम काम लेती है, गर्भ निरोधक है, और जो काम पर जाती हैं उनको बच्चों का देखभाल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का उपयोग ज़्यादा करती है। तो काम करने वाली लगभग 66% के आसपास और नहीं करने वाली 53% के आसपास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उपयोग करती है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, परिवार नियोजन के लिए, गर्भधारण रोकने के लिए कौन कौन से मेथड है, कितने फीसदी उपयोग में आते हैं वो जान लीजिएगा। कोई भी मेथड है, यानी कोई भी इनमें से मेथड है, आधुनिक मेथड हो, महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, पिल्स है, निरोध वगैरह है, कोई भी मेथड है, लगभग आपको बता दिया 67.7%। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑलरेडी आपको बताया लगभग 67% वीमेंस करती है। अब कोई भी आधुनिक मेथड, अब कोई भी मेथड में से बात करूं यदि मॉडर्न मेथड की, तो लगभग 56% मॉडर्न मेथड का उपयोग किया जाता है, 56-57%। महिला नसबंदी है, ये महिला नसबंदी 38% कॉन्ट्रासेप्टिव में महिलाएं नसबंदी को प्रेफर करती है। पुरुष नसबंदी बहुत कम है, 0.3%।
पिल्स के द्वारा, गोलियों के द्वारा है गर्भ निरोधक रोकने के लिए जो काम 5.1% है गर्भ निरोधक रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में पिल्स का उपयोग किया जाता है। निरोध या कॉन्डम की बात करें तो लगभग 10% है निरोध का उपयोग करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में। तो ये डाटा है परिवार नियोजन के लिए गर्भधारण रोकने हेतु कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट जो कि है 67%। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं प्रसव पूर्व देखभाल। प्रसव पूर्व देखभाल को कहा जाता है ANC। आप कितनी बार हॉस्पिटल गए, आपने जांच कराई, वहां पर सोनोग्राफी वगैरह कराई, देखा बच्चे की हेल्थ कैसी है, वो होता है दौरा करना। ANC है जैसे कि 4 विजिट तो कम से कम आपको करनी होती है, 4 विजिट तो करनी होती है अपने प्रसव की देखभाल के लिए। प्रसव पूर्व देखभाल की बात करें तो यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के मुकाबले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बीच 59% से बढ़कर 70%। पहले 59% है वो प्रसव पूर्व देखभाल महिलाएं करती थी, अब ये बढ़कर और रेट बढ़ी है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कि अब 70% विमेन से हॉस्पिटल जाती हैं और अपने बच्चे को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक तरीके से सोनोग्राफी वगैरह है पहले ही जांच के लिए वो जाती हैं और वो ANC कहलाती है। पहली तिमाही की बात करें, पहली तिमाही में प्रथम 3 महीनों में दौरा करने वाली गर्भवती महिलाओं का रेशियो है ये 59% से बढ़कर हो गया है 70%। नागालैंड में सबसे अधिक 25% की वृद्धि हुई है, उसके बाद मध्य प्रदेश। नागालैंड में हाईएस्ट वृद्धि देखने को मिलती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के मुकाबले 5 में। महिलाएं प्रथम 3 माह में यदि जांच करने जाती हैं ANC की अपने प्रसव देखभाल की, नागालैंड में हाईएस्ट वृद्धि देखने को मिलती है। अब बात करें कमी कहाँ पर देखी गई पिछले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के मुकाबले, तो गोवा, सिक्किम, पंजाब, छत्तीसगढ़ में प्रथम तिमाही में ANC के दौरे में मामूली कमी देखी गई। यहाँ पर महिला अपेक्षा करते हैं वो कम गई है हॉस्पिटल में दौरा करने, कम से कम 4 विजिट होते हैं। पहला विजिट 16 वीक पर होना चाहिए, सेकेंड विजिट 24 से 28 वीक, तीसरा विजिट है 32 वीक्स और चौथा विजिट 36 वीक का, जो कि लगभग 37 वीक के बाद 37 से 41 वीक में डिलीवरी हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर 4+ ANC यानी 4 दौरे तो आपको करने पड़ते हैं कम से कम। तो 4+ जो ANC के लिए जाती है, प्रसव देखभाल के लिए जाती हैं, 2015-16 में ये 51% था और 19-21 में 58% है जो महिलाएं 4+ विजिट करती हैं हॉस्पिटल का प्रसव देखभाल के लिए, वो बढ़ गया है 58%। ओवरऑल 3 माह में है वो हो गया है 70% और 4+ विजिट करने वालों का परसेंटेज 58% है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के प्रणालीगत परीक्षण में को ANC कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल को ANC बोलते हैं, जिसको 70% महिला प्रथम तिमाही में देखाना प्रेफर करती है। ओवरऑल बात करें जो 4+ दौरे करती है वो 58% है। सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है वो नागालैंड में देखने को मिली है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डाटा घरेलू हिंसा का। घरेलू हिंसा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2015-16 में जो हुआ है, वहाँ पर घरेलू हिंसा की घटनाएं थी 31.2% महिलाओं में घरेलू हिंसा होती थी और 2019-21 में ये घटकर हो गई, अच्छी बात है, घरेलू हिंसा कम हुई है। तो 29.3% अभी भी घरेलू हिंसा होती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, 31.6% ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू हिंसा होती है और शहरी क्षेत्रों में घरेलू हिंसा होती है 24% के आसपास। तो 24% शहरी क्षेत्रों में घरेलू हिंसा, ग्रामीण में 31%, ओवरऑल लगभग 30% के आसपास घरेलू हिंसा होती है। एग्जैक्ट 29.3% घरेलू हिंसा पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये ज़्यादा थी, 31 से ज़्यादा थी, अभी 29 के आसपास आ गई है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की सर्वाधिक घटनाएं कर्नाटक में देखी गई। हाईएस्ट कर्नाटक में घरेलू हिंसा होती है, सबसे कम लक्षद्वीप में घरेलू हिंसा, कर्नाटक में 48%। ओवरऑल देखें तो एवरेज 29 है और इसमें कर्नाटक में हाईएस्ट हो रही है, आधे के आसपास घरेलू हिंसा हो रही है महिलाओं के साथ। तो कर्नाटक में हाईएस्ट घरेलू हिंसा और सबसे कम घरेलू हिंसा लक्षद्वीप में होती है। अब बात करें तंबाकू और एल्कोहल सेवन की, तो तंबाकू और एल्कोहल सेवन में बात करूं 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाएं जो किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन करती, तो महिलाएं जो तंबाकू लेती वो 9% है जिनकी उम्र 15 वर्ष प्लस है, और पुरुष जो तंबाकू का सेवन करते हैं 15 वर्ष प्लस आयु के वो 38%। तो महिलाएं 9%, पुरुष 38% पुरुष हैं जो 15 प्लस है वो कहीं ना कहीं तंबाकू ले रहे हैं दोस्तों। 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाएं जो शराब का सेवन करती है, अब एल्कोहल की बात करें, महिलाएं शराब लेती है बहुत कम 1.3%, और पुरुष जो ओवरऑल शराब ले रहे हैं वो 18.8%, लगभग 19% पुरुष हैं वो शराब का सेवन करते हैं। 100 में से 19% शराब लेते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष प्लस है, उनका डाटा है। और जो तंबाकू लेते हैं पुरुष है वो 38%, तो 19 का दुगुना यानी 38 यानी तंबाकू ज़्यादा सेवन करते हैं, शराब कम करते हैं क्योंकि तंबाकू सस्ती है। अब बात करें यहाँ पर लगभग डाटा हो गया है, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो मिस हो गया वो देखते हैं। जहाँ पर घरों में विद्युत कनेक्शन है वो कितने घर है, लगभग 97% घरों में विद्युत कनेक्शन है। विवाहित महिलाएं आमतौर पर
3 घरेलू निर्णय में भाग लेती है। महिलाएँ कौन-कौन से घरेलू निर्णय लेती है? पुरुषों के सापेक्ष महिलाएँ ज़्यादा लेती हैं घरेलू निर्णय। अब देखिए यहाँ पर निर्णय लेने में उनकी भागीदारी अधिक है। स्वयं के लिए स्वास्थ्य देखभाल के बारे में, अपने हेल्थ के लिए, प्रमुख घरेलू कोई शॉपिंग करनी हो तो, और अपने परिवार या रिश्तेदारों से मिलना है, तो ये 3 प्रमुख जजमेंट है वो महिलाएँ लेती है। ये दर्शाता है कि निर्णय लेने में उनकी भागीदारी अधिक है। लद्दाख में 80% से लेकर नागालैंड और मिज़ोरम में 99% तक ये भागीदारी है, जहाँ पर महिलाएँ घरेलू निर्णयों में भाग ज़्यादा लेती है, वो नागालैंड, मिज़ोरम में लेती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 के बीच स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन है। ईंधन में देखिए स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन है अभी लगभग 60% के आसपास हो गया। पहले 44 था, अभी 59% है। बेहतर स्वच्छता सुविधाएं हैं, 49 से 70% हो गया है। साबुन और पानी से हाथ धोने की सुविधाएं पहले 60 थी, अभी 78% हो गई। तो इसमें भी काफ़ी सुधार देखने को मिला है। किशोर गर्भधारण की दर है, ये आपको बता दिया है। किशोर गर्भधारण की दर पहले थी लगभग 8%, ये घटकर हो गई है 6.8% है। 2016 15-16 से 19-21 अवधि 4 वर्ष में महिलाओं के पास बैंक खाता होने की दर, महिलाओं के पास पहले बैंक खाता नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में था, 53% महिलाओं के पास बैंक खाता था। अभी लगभग 79% महिलाओं के पास बैंक खाता है। तो बैंक खाता कितने हैं? 79%। जिन महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन है और उसका उपयोग करती है ऐसी महिलाएं 54% महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन है और उसका उपयोग करती है। तो ये डाटा रहा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको जानना आवश्यक है। ये डाटा यहाँ से आप पूरा का पूरा डाटा देख सकते हो, ऐसा नहीं कि इसमें इम्पोर्टेंट था, बाकी बहुत सारा डाटा है। जैसे फीमेल पॉपुलेशन जो 6 वर्ष और उससे अधिक की उम्र है और स्कूल जाती है, ऐसे 71.8 फीमेल है। और जो 15 वर्ष से कम आयु की पॉपुलेशन है वो कितनी है? तो वो है 26.5% पॉपुलेशन जिन है वो जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम है। सेक्स रेशियो का आपको बता दिया है 1020 है, और ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। स्कूल वाला फीमेल पॉपुलेशन एज 6 ईयर्स और उससे ज़्यादा की महिलाएं हैं जो स्कूल जाती है वो 71.8% हैं, और 15 वर्ष से कम उम्र की जो पॉपुलेशन जनसंख्या है वो है 26.5% है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वाला डाटा है पिछले NFHS 4 का है। सेक्स रेशियो हो गया है, और भी आपको काफ़ी वुमेन्स जो लिटरेट है, ये मैंने आपको लिटरेसी का बता दिया है, ठीक है। 71.5% महिला, पुरुष 84.4% है। और इसमें भी जो स्कूलिंग जाते हैं वुमेन विथ 10 और मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, महिलाएं जो 10 और अधिक साल के लिए स्कूल जाती है, लगभग 10 साल प्लस स्कूल जाती है महिलाएं, वो 41% हैं। इसी प्रकार वुमेन एज 20 से 24 ईयर्स, जो ये तो 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं जो कि शादी वाला है। तो ये ज़्यादातर डाटा और भी आपको मिल जाएगा फैमिली प्लानिंग का, और महिला जो देखभाल का, जब केयरिंग का बात आते हैं, मैटरनिटी केयर है, मातृत्व देखभाल के बारे में डाटा है। मदर्स वो हैड ए प्रथम त्रिमाही में जो दौरा करती है चेकअप का, उसका मैंने बता दिया 70% है। तो ये पूरा आपको डाटा मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जो PDF फाइल है उसमें साथ में ऐड कर दिया है। और इसमें बहुत सारा डाटा है हेल्थ से संबंधित है जो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और बाकी इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यू कैंडिडेट हैं जो चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर देना। और टेस्ट लेना चाहते हो तो टेस्ट मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, ऑनलाइन एग्जाम्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलता है कौन सा सेक्शन वीक है, समय रहते उसको बूस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक की लिंक है, जहाँ पर TTGK कूपन कोड यूज़ करते हुए एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। बेहतरीन डील चल रही है 10 नवंबर से पहले। धन्यवाद।